आज के इस टॉपिक में हम स्टाइलिस्टिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एडवांटेजेस में हम कवर करेंगे क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस, एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेरी टेक्निक्स, कैरेक्टर एंड नैरेटिव एनालिसिस, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स एंड मोटिव्स, कंपैरेटिव एनालिसिस, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, इंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट। जबकि इसके डिसएडवांटेजेस में हम कवर करेंगे इसके लिमिटेड स्कोप के बारे में, कल्चरल नेग्लेक्टिंग के बारे में, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के बारे में, प्रैग्मैटिक्स, लिमिटेड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एडवांटेजेस ऑफ स्टाइलिस्टिक। इसके एडवांटेजेस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस, यानी हमने एक टेक्स्ट को क्लोजली स्टडी करना होता है, उसके हर चीज़ को एनालाइज करना होता है, फिर चाहे वो उसका डिक्शन हो, वो उसका सिंटैक्स हो, वो उसकी फिगरेटिव लैंग्वेज हो, कोई नैरेटिव टेक्निक हो, ये हमें किसी भी टेक्स्ट को क्लोज स्टडी करने में मदद देते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेरी टेक्निक्स आते हैं, जिससे मुराद है स्टाइलिस्टिक के अंदर एक स्टूडेंट आइडेंटिफाई करता है और अप्रिशिएट करता है उन लिटरेरी डिवाइसेस को जो एक ऑथर ने अपने राइटिंग के अंदर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। तो ये हमें मदद देता है कि हम एक ऑथर के वर्क के अंदर उसके मीनिंग, मोड और टोन को देखें, उसके वर्ड चॉइस के ज़रिए से, उन स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के ज़रिए से जो उसने अपने राइटिंग के अंदर इस्तेमाल किए हुए होते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास कैरेक्टर एंड नैरेटिव एनालिसिस आता है, जिससे मुराद है हमने कैरेक्टर को डीपली एनालाइज करना होता है और इसके अलावा जो राइटर का नैरेटिव स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि उसके अंदर फर्स्ट पर्सन नरेशन इस्तेमाल की गई है या सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन नरेशन इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा जो कैरेक्टर हैं उनका आपस में रिश्ता कैसे है, उनके कौन से ट्रेड्स हैं, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, कौन सा विलन है। नंबर 4 पर हमारे पास कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आता है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से मुराद है उस लिटरेरी वर्क को उसके कल्चर के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड को देखना कि उसकी हिस्ट्री कैसी थी, उसके अंदर कौन सा वो कल्चरल चेंज आया था, वो कौन से टाइम पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, उसके अंदर उसके सोशल नॉर्म्स कैसे थे, उसके कल्चरल वैल्यूज़ कैसे थे, जिनको उस टेक्स्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 5 पर हमारे पास एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स एंड मोटिव्स आते हैं, जिसके ज़रिए से स्टूडेंट को मदद मिलती है कि वो किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर जो उनको रिटन टेक्स्ट दिया गया होता है उसको आइडेंटिफाई करें कि उसके अंदर राइटर ने कौन से थीम इस्तेमाल किए हैं, उनका मोटिव कैसा है, वो कौन से सिंबल हैं जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके वो राइटर के लैंग्वेज और स्टाइल के बारे में जान सकता है कि राइटर ने क्या कन्वे करने की कोशिश की है। नंबर 6 पर हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस आता है। कंपैरेटिव एनालिसिस से मुराद है हमने डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट ऑथर्स का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना होता है उनके डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से हमें उन राइटर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है कि उन्होंने लैंग्वेज के अंदर कौन सी कंट्रीब्यूशन दी है, उनके लैंग्वेज का स्टाइल कैसा है, उन्होंने वो कौन से वर्ड चॉइस इस्तेमाल किए हैं जिसके ज़रिए से उन्होंने वो टेक्स्ट प्रोड्यूस किए हैं, उसके अंदर कौन से थीम का इस्तेमाल किया है, कौन से सिम्बल्स का इस्तेमाल किया है, जिसके ज़रिए से हमें उस टेक्स्ट के मीनिंग के बारे में पता चलता है। नंबर 7 पर हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग आता है। क्रिएटिव राइटिंग से मुराद है स्टाइलिस्टिक एक स्टूडेंट को इंस्पायर करता है कि वो अपना ही कोई वर्क क्रिएट करे, क्योंकि वो बहुत सारे राइटर्स को पढ़ चुका होता है, उनके लिटरेरी वर्क्स के अंदर उसने हर चीज़ को पढ़ा होता है, उन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल पढ़ा होता है कि एक टेक्स्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाता है। तो तब जाकर वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना एक लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करे जिसके अंदर वो उन सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करे, जिसके अंदर वो सारा कुछ इस्तेमाल करे जो उसने अपने आसपास देखा है, जो उसने उन राइटर्स के राइटिंग के अंदर जो है ना देखा है। यानी वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर भी लिख सकता है या फिर एक अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकता है, जिसके ज़रिए से उसकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो एक लिटरेचर के स्टूडेंट को, एक लैंग्वेज के स्टूडेंट को कुछ ना कुछ लिखना चाहिए ताकि उसकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो और उसके साथ साथ वो क्रिएटिव बन सके। नंबर 8 पर क्रिटिकल थिंकिंग आता है, जिससे मुराद है ये इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो क्रिटिकली हर चीज़ को देखें, उसके ऊपर सवाल उठाएं कि राइटर ने आखिर इस तरह का स्टाइल क्यों चूज़ किया, राइटर ने इसके अंदर इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल किया और वो कौन से इम्पैक्ट है जिसके ज़रिए से उसने अपने टेक्स्ट को बेहतरीन बनाया है। ये क्रिटिकल अप्रोच स्टूडेंट के एनालिटिकल एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कैसे एक टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं।
नंबर 9 पर हमारे पास लिटरेरी इंटरप्रिटेशन आता है। स्टाइलिस्टिक के अंदर लिटरेरी इंटरप्रिटेशन से मुराद है हमने एक टेक्स्ट के मीनिंग को डीपली अंडरस्टैंड करना होता है। इस तरह से वो स्टूडेंट एक्सप्लोर करते हैं उन लिंग्विस्टिक चॉइसेस को जिसके जरिए से राइटर ने सिंबोलिज्म और कुछ हिडन मीनिंग्स को कन्वे करने की कोशिश की होती है। लास्ट में हमारे पास एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट आता है जिससे मुराद है हमारे रीडर्स का एंगेजमेंट और इंटरेस्ट उस टॉपिक के साथ जिसको राइटर ने एक बेहतरीन तरीके से कन्वे किया है। क्योंकि स्क्रिप्ट जितनी बेहतरीन होती है रीडर का अटेंशन उतना ही उसकी तरफ बेहतरीन बनता है जिसकी वजह से वो एक्टिव रीडर बन जाता है और वो स्टोरी के साथ इंगेज रहता है। इस तरह से जब हम स्टोरी को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं तो हमें उसके डीपर मीनिंग के बारे में भी पता चलता है, उन हिडन मैसेजेस का भी पता चलता है जो राइटर कन्वे करना चाह रहा होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टाइलिस्टिक में सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि स्टाइलिस्टिक काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है, जैसे कि वो सिर्फ उस टेक्स्ट के अंदर उसकी फोनोलॉजी के बारे में, मोर्फोलॉजी के बारे में, उसके सिंटैक्टिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा, जबकि उसके मीनिंग के बारे में बहुत ही कम बात करेगा। जैसे कि हमें उसका सरफेस मीनिंग तो दे देता है लेकिन उसके बियॉन्ड द मीनिंग नहीं देता। नंबर 2 इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर हमें सोशल और कल्चरल मीनिंग के बारे में पता नहीं चलता कि असल में वो जो टेक्स्ट है उसके सोसाइटी, उसके कल्चर के कौन से वो इन्फ्लुएंस हैं जो उसके ऊपर जाहिर हो रहे हैं, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। नंबर 3 पे हमारे पास कॉन्टेक्चुअल और एसोसिएटिव मीनिंग आता है कि उसके बारे में भी ये ज़्यादा नहीं बताता। नंबर 4 प्रैग्मेटिक यानी कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग होता है, जो सोसाइटल मीनिंग होता है, उसके बारे में भी नहीं बताता क्योंकि जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं हर सोसाइटी में उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है उन सोसाइटी के आइडियोलॉजी के हवाले से, उनके परसेप्शन, उनके बिलीव्स के हवाले से, लेकिन ये हमें उस हद तक नहीं बताता। फाइनली क्या होता है कि इस तरह की जो स्टडी होती है ये लिमिटेड होती है क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल किया होता है वो भी लिमिटेड होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि स्टाइलिस्टिक पर था वो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने स्टाइलिस्टिक के ओरिजिन, कुछ डेफिनेशन, उसके गोल्स, ब्रांचेस, नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया है।